नमस्कार, शेखावटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जल संसाधन, जिसमें हमने पिछले क्लास में राजस्थान से जुड़ी हुई जल परियोजनाएं थी वो की थी। आज हम कुछ जल संरक्षण की विधियां राजस्थान में प्रचलित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल संरक्षण, सबसे पहले तो जल संरक्षण क्या है। किसी भी स्थान पर जो वर्षा जल है, वर्षा जल को भविष्य में उपयोग लेने के लिए इकट्ठा करना या एकत्रित करना, वह क्या है? जल संरक्षण है। एक बार ध्यान दीजिए, जल संरक्षण वर्षा जल को किसी विशेष स्थान के ऊपर भविष्य में उपयोग लेने के लिए किसी भी साधन के द्वारा इकट्ठा करना या एकत्रित करना जल संसाधन है। अब जल संसाधन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? राजस्थान हमेशा से ही पानी की कमी से जूझता रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया है। तो इसी को देखते हुए राजस्थान में जो सेठ साहूकार हुए हैं, राजा हुए हैं और बंजारे आदि हुए हैं, इन्होंने जल की महत्ता को समझते हुए और भविष्य में जल की कमी ना हो, इसको देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य करवाए, जिनमें उन्होंने झीलें बनवाई, जोहड़ बनवाए, तालाब, बावड़ियां, आदि ऐसी अनेक जल संरक्षण की विधियां हैं जो समय समय पर उन्होंने इनका निर्माण करवाया जनता की सेवा के लिए। और भविष्य में जल की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान में प्राचीन काल में राजा हुए हैं, सेठ साहूकार हुए हैं, उन्होंने जल संरक्षण के लिए झीलें, जोहड़, तालाब, बावड़ियां, नाड़ी आदि का समय समय पर निर्माण करवाया है। और जल संरक्षण की यह विधियां राजस्थान में वर्तमान में भी प्रचलित हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बावड़ी के बारे में जानते हैं। बावड़ियों की आकृति ऊपर से चतुष्कोणीय, गोलाकार या वर्तुलाकार। बावड़ियों की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय भी हो सकती है, मतलब आयत या वर्गाकार भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है और वृत्ताकार भी हो सकती है। इनको देखने पर हम पाते हैं कि यह 150 से 200 फीट तक गहरी बनती है और आधे भाग तक इनमें ईंटों या पत्थरों से, जो कलात्मक पत्थर हैं, उनसे ऐसी आकृतियां बनी रहती हैं। अंदर आने के लिए नीचे तक सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है एक तरफ से इसके अंदर आने के लिए। और इन सीढ़ियों पर मेहराब, कुछ इस तरह से झरोखे या मेहराब बना दिए जाते हैं। इन मेहराबों में जो स्थानीय जल देवता होता है उसकी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। ध्यान दीजिए, जो बावड़ी है वह राजस्थान में जल संरक्षण के लिए प्रचलित एक मुख्य साधन के तौर के ऊपर है और प्राचीन काल में बहुत सी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। यह बावड़ियां चतुष्कोणीय भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, वर्तुलाकार भी हो सकती हैं। और जो बावड़ियां हैं इनकी गहराई 150 से 200 फीट तक हो सकती है। 150 से 200 फीट तक हो सकती है। पहली बात, जो बावड़ी की जो आधी ऊंचाई होती है, इसकी आधी ऊंचाई तक कलात्मक ईंट या कलात्मक पत्थरों से इसके ऊपर कुछ मीनाकारी या नक्काशी की जाती है। और इसमें अंदर जाने के लिए, नीचे तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी होती हैं। इन सीढ़ियों पर इस प्रकार से झरोखे बनाए हुए होते हैं। इन झरोखों में जो स्थानीय जल देवता होता है उसकी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। राजस्थान में कुछ बावड़ियां हैं जिनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी बावड़ियां प्रसिद्ध है राजस्थान की। राजस्थान में जोधपुर की तापी बावड़ी, जोधपुर में तापी बावड़ी है। दौसा में भांडारेज, झुंझुनू में मेड़कनी बावड़ी,
इसे भूत बावड़ी भी कहते हैं। जो झुंझुनू में बावड़ी स्थित है उसका नाम है मेड़तनी बावड़ी, लेकिन इसे भूत बावड़ी भी कहा जाता है। कहते हैं प्राचीन समय में इसमें नहाने से कुष्ठ रोग या चर्म रोग का अंत हो जाता था। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इसमें प्राचीन काल में नहाया जाता था। इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती थी। चित्तौड़ के अंदर है विनीता बावड़ी, चित्तौड़गढ़। और सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी, जो अभानेरी में स्थित है। जो है अभानेरी बावड़ी है, सॉरी चांद बावड़ी है, वह अभानेरी में। तो कौन कौन सी बावड़ी हमने देखी? तापी बावड़ी जोधपुर में स्थापित है। दौसा बावड़ी दौसा में भंडारेज बावड़ी, झुंझुनू में मेड़तनी बावड़ी, विनीता बावड़ी चित्तौड़गढ़ और चांद बावड़ी अभानेरी। यह राजस्थान में कुछ मुख्य या हम मान सकते हैं कि प्रसिद्ध बावड़ियां हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो बूंदी शहर है उसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स बावड़ी को ही कहते हैं अंग्रेजी में। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को, क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है, इसलिए बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो हमने देखा जल संरक्षण की विधियों में पहली थी हमारी बावड़ी प्राचीन समय में जल संरक्षण के लिए स्थापित की जाती थी। हमने इसकी विशेषताएं देख ली हैं। अब अगली हमारी जो विधि आती है वह है तालाब में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए तालाब का निर्माण किया जाता है। तालाब ढालू भाग में बनाया जाता है और तालाब के जल को वर्षा के जल को इसमें एकत्रित कर लिया जाता है। और ये सामान्यतः तालाब ढालू भाग में बनाए जाते हैं, जिससे वहां पानी आके ढल के और इसमें तालाब में इकट्ठा हो जाए। बरसात के बाद में इस जो तालाब का जल है इसको पेयजल के लिए मानव तथा पशुओं के पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो तालाब के बारे में बस इतनी सी जानकारी थी। ध्यान दीजिए, तालाब का निर्माण वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सामान्यतः ढालू भागों में बनाया जाता है। इसका जो जल है वह पेयजल के काम में लिया जाता है। कुछ प्रसिद्ध तालाब हैं, जैसे पाली का हेमावास तालाब, भीलवाड़ा का मेजा तालाब, चित्तौड़ का सेनापानी तालाब और जैसलमेर का गजरूप सागर। कुछ राजस्थान में प्रसिद्ध तालाब है, जैसे पाली में हेमावास तालाब प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में मेजा तालाब, चित्तौड़ में सेनापानी तालाब और जैसलमेर में गजरूप सागर तालाब मुख्य हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि क्या हो गई? तालाब हो गई। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित करके उसका उपयोग पेयजल के लिए लिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है झीलें। झीलों का निर्माण प्राचीन समय में जो राजा हुए हैं, बंजारे हुए हैं, उन्होंने जो वर्षा का जल, बहता हुआ जल है, उसको रोककर झीलों का निर्माण किया। जो बहता हुआ जल है, सामान्यतः बहते हुए जल को रोकने के लिए किनका निर्माण किया गया? झीलों का निर्माण किया गया। झीलों का निर्माण पेयजल प्लस सिंचाई, इन दोनों ही उद्देश्यों के लिए, पेयजल तथा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झीलों का निर्माण किया गया। राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे अजमेर में अन्ना सागर, अजमेर की अन्ना सागर झील, उदयपुर की
पिछोला व फतेह सागर झील और फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, एक बार ध्यान दीजिएगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में झीलें पाई जाती हैं। तो हम देख रहे थे झीलें, जल संरक्षण की तीसरी विधि देख रहे थे झीलें बहते हुए जल को रोकने के लिए झीलों का निर्माण किया गया। झीलों का निर्माण तत्कालीन जो राजा थे, सेठ साहूकार थे, बंजारे थे आदि ने समय समय पर अनेक झीलों का निर्माण करवाया, जिनमें से हम जो मुख्य झीलें हैं उनका देख रहे थे। तो अजमेर में अन्ना सागर झील, उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, अनेक झीलें और भी हैं। चूरू में तालछापर झील है, राजसमंद में नौचौकी पार, राजसमंद की झील है नौचौकी, और बूंदी की नवलखा झील। तो प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में, अजमेर में अन्ना सागर, उदयपुर में पिछोला व फतेह सागर, चूरू में तालछापर, राजसमंद में नौचौकी झील है और बूंदी में नवलखा झील है। तो यह कुछ प्रमुख झीलें हैं जो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई हैं। इनके अलावा भी बहुत सी झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमने 3 विधियां देख ली है। चौथी हमारी आती है नाड़ी। जो जल संरक्षण की चौथी विधि है वह नाड़ी है। अब नाड़ी क्या है कि जो तालाब होता है उस तालाब का ही छोटा रूप है। तालाब का ही छोटा रूप है। इसकी गहराई 5 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर होती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, नाड़ी है वह हमने थोड़ी देर पहले तालाब पढ़ा था कि वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए वह थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसका ही छोटा रूप क्या है, नाड़ी है। तालाब का ही छोटा रूप नाड़ी है। नाड़ी की जो गहराई होती है वह 5 से 6 मीटर गहरी होती है। और इसकी गहराई कम होने के कारण जो वर्षा जल है वह अल्पकाल के लिए ही इसमें इकट्ठा होता है। तो यह जो नाड़ी की विशेषता थी हमने देख ली है। बस यह तालाब का छोटा रूप है। इसकी गहराई 5 से 6 मीटर होती है, यानी कि 16 से 17 फीट तक के लगभग इसकी गहराई होती है। और इसमें जो जल एकत्रित होता है वह अल्पकाल के लिए ही एकत्रित किया जा सकता है। अब जो हमारा अगला जल संरक्षण की विधि है वह है टांका। टांका आप सबने देखा होगा। यह पश्चिमी राजस्थान में, मुख्यतः टांके पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टांके कुछ इस तरह से होते हैं। यह इसका द्वार होता है। यह इसके जो चारों तरफ ढालू भाग बना दिया जाता है, यहाँ इसमें गेट छोड़ दिए जाते हैं। बरसात के समय में यह इसको हम घरों की छत से भी जोड़ सकते हैं। घरों की छत से नाली लगा के भी इसको जोड़ सकते हैं, या यह अपने ही आंगन के इसके चारों ओर आंगन बना दिया जाता है और ऊपर से इसे पत्थरों से या कोई भी जो स्थानीय चीजें मिलती हैं उनसे इसका जो द्वार है ऊपर से इसको ढक दिया जाता है। और इसके चारों ओर जो आंगन होता है, बारिश के समय में इसके आंगन से पानी होता हुआ इसके अंदर चला जाता है और बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। यह इसको घरों की छतों से भी जोड़ दिया जाता है नालों की सहायता से। यह टांका है। यह लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इन टांकों को बनाया जाता है। इन टांकों को 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद के बनाया जाता है। इसकी दीवारों पर राख का लेप कर दिया जाता है, जिससे जो इसका नीचे का तल होता है और जो साइड की दीवारें होती हैं उस पर राख का लेप कर दिया जाता है, जिससे पानी बाहर सोखे नहीं। इसका पानी जल संरक्षण के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उदाहरण टांका ही है। और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो जल है वह पेयजल के काम में लिया जाता है
तो यह मुख्य मुख्य इसके बारे में जानकारियां थी। टांका आपने देख लिया कि किस प्रकार से बनता है। हम आज थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इस चैप्टर के अंत में है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत ऐसे टांकों को निर्मित करने के लिए जो आवश्यकता वाले लोग हैं उनको अनुदान दिया जाता है। इन टांकों को निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जो ऐसे टांके निर्मित करने वाले आवश्यकता वाले लोग हैं उनको अनुदान भी दिया जा रहा है। तो यह है हमारा अगले संरक्षण की विधि हो गई टांका। इसके बाद जो है अगली है हमारी जोहड़। जोहड़ जो हमने थोड़ी देर पहले टांका पढ़ा था उसी का रूप है। टांका क्या था, ऊपर से बंद कर दिया जाता था, लेकिन जोहड़ खुला हुआ ही रहता है ऊपर से। यह खुला हुआ रहता है ऊपर से, इसको बंद नहीं किया जाता। और यह शेखावाटी क्षेत्र और हरियाणा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जल संरक्षण की यह भी शेखावाटी क्षेत्र के एक अनुपम उदाहरण है। तो टांके का ही दूसरा रूप है जोहड़, लेकिन टांका ऊपर से क्या बंद कर दिया जाता है और जोहड़ है वह ऊपर से खुला हुआ रहता है। इसका पेयजल पशुओं व मानव दोनों के काम में आता है। इसके बाद है खड़ीन। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण निवास करते हैं। पालीवाल ब्राह्मण, इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं खड़ीन। इन्हीं के द्वारा यह विधि लाई गई। तो खड़ीन में देखिए आप ध्यान दीजिए क्या किया जाता है। जैसे पहाड़ी भाग है या ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ से जब पानी ढल के आता है तो इस ढाल के ऊपर कुछ इस प्रकार से इसके सामने कच्ची या पक्की दीवार बना दी जाती है। पानी इधर जा रहा है तो यह पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इसके ऊपर एक नाला छोड़ दिया जाता है, जिससे यह पानी यह भरने के बाद आगे चला जाए। और आगे भी ऐसे ही खड़ीन बना दिए जाते हैं। एक प्रकार ढालू भाग के ऊपर दीवार खड़ी कर देना, सीधी दीवार बना के पानी को रोकना। ढालू भागों पर पानी को रोकना ही क्या है, खड़ीन है। यह जो विधि है वह पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई और जैसलमेर क्षेत्र में यह विधि पाई जाती है। तो हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। खड़ीन जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके द्वारा विकसित विधि है खड़ीन। खड़ीन में जो ढालू भाग होते हैं उनके ऊपर सीधी दीवार, कच्ची या पक्की दीवार या मेड़ बना के पानी को रोका जाता है। तो पानी इकट्ठा हो जाता है और वर्षा काल के बाद आवश्यकता पड़ने पर इस पानी का उपयोग पेयजल व सिंचाई दोनों के लिए काम में लिया जाता है। तो यह हमारा क्या हो गया, खड़ीन हो गया। इसके बाद है बेरी या इसको हम छोटी कुई भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने खड़ीन पढ़ा था। यहाँ जल इकट्ठा है, या थोड़ी देर पहले हमने तालाब भी पढ़ा था। तो यह जब जल इकट्ठा है तो इसके किनारों के ऊपर कुछ इस प्रकार से 2 से 3 फीट व्यास का, यह चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 2 से 3 फीट होती है। 2 से 3 फीट की एक कुई बना दी जाती है, 5 से 6 मीटर गहरी, 5 से 6 मीटर गहरी और 2 से 3 फीट चौड़ी होती है ऊपर से। जो इसका व्यास है कुई का वह 2 से 3 फीट होता है और इसकी जो गहराई होती है 5 से 6 मीटर होती है, मतलब 16 से 17 फीट गहरी होती है। इसको यहाँ पत्थरों से, जो इसकी दीवारें हैं यहाँ पत्थरों से बांध दिया जाता है। वर्षा काल में जब यह खड़ीन का पानी सूख जाता है वर्षा काल के बाद, तो क्या है, इसमें नमी रहती है और यह पानी रिस के इन पत्थरों से पानी रिस कर और यह पानी से भर जाती है और यही पानी बाद में पेयजल के लिए काम में लिया जाता है। तो इसे हम
स्थानीय भाषा में तो बेरी कहते हैं और वैसे इसे छोटी कुई भी बोल सकते हैं। ऐसे यह तालाब के किनारे भी बना दी जाती है। तो आप बेरी समझ गए होंगे, बेरी को छोटी कुई कहते हैं और यह खड़ीन या तालाब के किनारों पे बनाई जाती हैं, जिनका व्यास 2 से 3 फीट होता है और जो गहराई होती है वह 5 से 6 फीट तक होती है और इसका जो जल है वह पेयजल के ही काम में लिया जाता है। तो आज हमने जो जल संरक्षण थी उसकी विधियां पढ़ी। पहले हमने खड़ीन, उसके बाद जोहड़ और बेरी, इसके बाद हमने देखा तालाब, झीलें आदि के बारे में हमने आज देख लिया है। अब हमारा छोटा सा एक टॉपिक बचा है जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन आज हमारे चैप्टर का यह अंतिम छोटा सा टॉपिक है जल स्वावलंबन। तो यह जल स्वावलंबन है क्या? केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जल को बचाने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हें हम जल स्वावलंबन बोलते हैं। केंद्र सरकार में जल स्वावलंबन के नाम से व राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान में हमारे कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और केंद्र सरकार में जल स्वावलंबन योजना अनेक नामों से चल रही हैं। अब जल स्वावलंबन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? लगातार हमने जब चैप्टर शुरू किया था जल संसाधन, उस समय पर मैं पढ़ा था कि भारत में 25 वर्षों के अंदर ही मांग दुगनी हो गई है पानी की और पानी के जो साधन है वह सीमित संसाधन है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जो बरसात है वह भी कम होती जा रही है या बारिश अनिश्चितता है, कहीं ज़्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है, कभी 2-3 साल तक होती नहीं है। तो उसी को देखते हुए जल को अमूल्य धरोहर मानते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर जल स्वावलंबन योजनाएं चलाती रहती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है अगले 4 वर्षों में 21,000 गांवों को इस योजना से लाभान्वित करना। अब इस योजना में जो जल संरक्षण की विधियां हैं, जो जल संरक्षण के तहत जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें भारी मात्रा में लोगों को अनुदान दिया जाता है। समय समय पर जल को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यही क्या है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। तो आज हमने जो पहला चैप्टर शुरू किया था वह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल संसाधन। यह आपके 3 नंबर, इस जो चैप्टर है इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो एक बार आप जो सारे वीडियोज हैं 4 या 5 होंगे शायद, तो उनको आप एक बार फिर से शुरू से देख लीजिएगा। आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो मैंने बताया है इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद।